ब्लाइंडनेस से मेरा ताल्लुक 2014 से स्टार्ट होता है तो मैं बाय बर्थ, क्योंकि मैं आरपी का एक पेशेंट हूँ, आरपी का, जो कि बाय बर्थ है। अच्छा, 2015 में जो है वो मेरी ब्लाइंडनेस काफ़ी कम हो गई थी, तो जिसकी बिना से मैं रीडिंग और राइटिंग से बिल्कुल कासिर हो गया था, पढ़ नहीं सकता था। तो वो थोड़ा सा एक मरहला था जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी रिहेबिलिटेशन की, जो मेरा आज टॉपिक है, रिहेबिलिटेशन फॉर द ब्लाइंडनेस। सही है। अच्छा, रिहेबिलिटेशन होती क्या है? आप लोगों के सामने एक स्लाइड है जिस पे लिखा हुआ है कि रिहेबिलिटेशन क्या होती है। वैसे तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह वेल रिनोल्ड होंगे इस चीज़ से कि रिहेबिलिटेशन क्या होती है। रिहेबिलिटेशन अगर हम देखें तो किसी भी बीमारी, किसी भी ऐसी बीमारी जिसको हम अगर क्योर करें तो क्योर करने के बाद वो बीमारी सही हो जाती है विद डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, लाइक कह सकते हैं थेरेपीज़ होती हैं डिफरेंट, और अगर हम डिफरेंट मेडिकेशंस करें तो बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं रिहेबिलिटेट। लेकिन अगर हम देखें कि ऐसी बीमारियां जो कि इनक्योरेबल होती हैं, फॉर एग्जांपल ब्लाइंडनेस हो गया, डेफ एंड डम हो गए, मेंटल एम्पेयरमेंट हो गई, हियरिंग एम्पेयरमेंट हो गई, डिफरेंट ऐसी बीमारियां कि जिनके साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है, जीनी होती है, तो उनको रिहेबिलिटेट करने का मकसद ये नहीं है कि वो बीमारी सही हो जाएगी, बट उनको रिहेबिलिटेट करने का मकसद ये होता है कि इंसान के अंदर उसके साथ जीने का एक अपॉर्चुनिटी पैदा की जाए, एक सनशाइन पैदा किया जाए कि जिसकी वजह से वो उस बीमारी के साथ जो है वो चलना सीखे, जीना सीखे, उसको ये कॉन्फिडेंस लेवल पैदा हो जाए कि यार ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ और मैंने इसके साथ जीना है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन। यहाँ पे जो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वो करेंगे रिहेबिलिटेशन फॉर द ब्लाइंडनेस। अब ब्लाइंड को हम किस तरीके से रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसके अंदर एक चाह पैदा कर सकते हैं कि वो ज़िंदगी जिए। मैक्सिमम जगहों पे होता ये है कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं खुद भी, और जो उनकी फैमिलीज़ होती हैं खुद वो भी ब्लाइंड को आगे लाने से डरती हैं, घबराती हैं, खौफ होता है। सही है। एक्स्ट्रा पोजेसिवनेस भी होती है और कुछ खौफ भी होता है कि अगर मैं किसी के आगे बता दूं कि ये ब्लाइंड है, मेरा बेटा या मेरी बेटी ब्लाइंड है, तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे। इसको मैं घर से बाहर निकालूं तो पता नहीं जिंदा वापस आएगा भी या नहीं आएगा, टक्कर हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। सही है। और इस तरीके से जो एक ब्लाइंड पर्सन होता है वो भी यही सोचता है कि यार मैं तो ब्लाइंड हूं तो बस जिंदगी खत्म, नाउ व्हाट कैन आई डू। वहां पे जरूरत हमें पड़ती है रिहेबिलिटेशन की। रिहेबिलिटेशन सिर्फ जो है वो ब्लाइंड पर्सन का नहीं होता, उसके इंटरकनेक्टेड तमाम लोगों को हमें रिहेबिलिटेट करना पड़ता है ताकि वो ब्लाइंड पर्सन रिहेबिलिटेट हो। अच्छा, ब्लाइंडनेस क्या होती है ये आप सबको पता होगा। ब्लाइंडनेस क्या होती है? एग्जैक्टली, विजुअल लॉस, ठीक है, ब्लाइंडनेस कहलाती है। ये क्यों मैंने स्लाइड्स में रखी, इसकी वजह यह है कि अगर हम एक ले मैन की बात करें, एक कॉमन मैन की बात करें, उसको ब्लाइंडनेस का इल्म ही नहीं होता। अगर हम नॉर्मल जो आपके पास एक पेशेंट्स आते हैं या आएंगे या आते होंगे या इन फ्यूचर में आएंगे, सही है, तो मैक्सिमम ऐसा तबका आता है जिसको पता नहीं होता कि ब्लाइंडनेस होती क्या है, ठीक है। उसके साथ आप लोगों को किस तरीके से डील करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी अगर आपको एग्जांपल दूं, 2014 तक मैंने बीबीए किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमदर्द यूनिवर्सिटी से, एज ए नॉर्मल पर्सन, एज ए नॉर्मल स्टूडेंट मैंने वहाँ पे किया। जो मेरी मुश्किलात आई वो मैंने कवर किया, लेकिन एज ए नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ा। सही है। अब 2015 में मैं आपके पास आता हूँ कि यार मुझे दिख नहीं रहा, मुझे लिख नहीं सकता। सही है। तो आप बोलेंगे यार आप ब्लाइंड हो, तो उल्टा मैं आपको गुस्सा करूंगा कि यार 2014 तक मैंने पढ़ा है और आप कह रहे मैं ब्लाइंड हूँ। सही है, क्योंकि मुझे ब्लाइंडनेस का पता ही नहीं है कि ब्लाइंडनेस होती क्या है। सही है ना। आप लोग को उसको उस वक्त ये नहीं बताना कि आप ब्लाइंड हो, आप उसको काउंसलिंग करनी है कि भाई ये इशू है, आपको ये बीमारी है जिसकी वजह से आपका विजुअल लॉस है। वो विजुअल लॉस असल में है क्या? ब्लाइंडनेस। लेकिन जो टर्म है विजुअल लॉस, ये बंदे के जो दिमाग में है ऐसे क्लिक करती है कि जैसे वाकई में अच्छा मुझे बीमारी हो गई है और मेरा विजुअल लॉस हो रहा है, मुझे दिखाई कम हो रहा है। सही। अगर आप डायरेक्ट ब्लाइंडनेस बोलेंगे तो वो उल्टा आप लोगों के ऊपर गुस्सा करेगा यार कि हाउ कैन आई बी ब्लाइंड। सही है, मैं रात को सोया, सुबह मुझे दिख नहीं रहा, एंड यू आर सेइंग दैट आई एम ब्लाइंड। तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है रिहेबिलिटेशन की। काइंड्स ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है। अच्छा, ये हम एक नॉर्मल पर्सन को समझा सकते हैं। आप लोगों को तो इन चीजों का इल्म है,
आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, प्रैक्टिकल करके आ रहे हैं, आप लोग यहाँ पे डिफरेंट पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, लेकिन अगर पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो उनको हम कैसे कैटेगराइज करें कि आप ब्लाइंड हैं, किस कैटेगरी के ब्लाइंड हैं, उसमें आपको क्या मुश्किलात आएंगी, क्या परेशानियाँ आएंगी। क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी गाड़ी में बैठता हूँ और मुझे गाड़ी दे रही चलाने के लिए और मुझे कोई इंस्ट्रक्टर ना मिले तो मैं तो गाड़ी ना सही तरीके से चला पाऊंगा और ना मैं उसको समझ पाऊंगा। अगर कोई इंस्ट्रक्टर होगा तो मुझे बताएगा ये मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक है, ये फर्स्ट गियर है, ये सेकंड गियर है, आप यहाँ ब्रेक लगाओगे तो ये मुश्किल आएगी, आप एसी फॉरन ऑन कर दोगे तो ये मसला होगा। वो क्या होगा, तमाम आपको एक प्रिकॉशंस दिए जा रहे होंगे। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस जो है, वो काइंड्स ऑफ ब्लाइंडनेस जो है वो हमें कैटेगराइज डिफरेंट, इंटरनेशनली ये अप्रूव्ड है कि B1, B2, B3 ये कैटेगरीज हैं जो कि हम नॉर्मल एक आम इंसान को अब अवेयरनेस दे रहे हैं। मैं बताते खुद भी जब NGOs के साथ काम कर रहा था, डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम हम चला रहे थे, कैंपेन्स चला रहे थे, तो उसमें हम क्या करते थे, हम डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट कैटेगरी के पीपल को कलेक्ट करके उनको हम बताते थे कि ब्लाइंडनेस इज़ नॉट ओनली दैट यू कैंट सी एनीथिंग। सही है, ब्लाइंडनेस एक जहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होती कि आपको कुछ नहीं दिखता तो आप ब्लाइंड हो। सही है, ब्लाइंडनेस डिफरेंट 3 कैटेगरीज में जो है वो कैटेगराइज्ड है। उसमें B1 कैटेगरी ऐसी होती है जिसको बिल्कुल विजुअल लॉस होता है, नजर ही कुछ नहीं होता, फुल ब्लैंक होता है। सही, बिल्कुल उसकी जिंदगी में सिर्फ ब्लैक होता है। इसी तरीके से वो भी B1 कैटेगरी में आता है जिसको लाइट परसेप्शन होता है, जिसको सिर्फ लाइट नजर आती है, जिसको एक रोशनी नजर आती है, वो भी B1 कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से अगर हम देखें B2 कैटेगरी में, तो मैं इस टाइम पे B2 कैटेगरी में हूँ, आई लाइज इन B2 कैटेगरी, लेकिन मैं B2 कैटेगरी के बिल्कुल समझने के लास्ट स्टेज पर हूँ क्योंकि उसके बाद B1 है। ये 3 to 6 मीटर का विजन होता है, 3 to 6 मीटर के विजन में ब्लर विजन होता है, आपको कम दिखाई देता है। सही है, आपके जो विजन है वो मोशन में होता है, रुकता नहीं है, तो आपको फोकस नहीं किया जाता, आप पेपर वर्क नहीं कर सकते, डिफरेंट उसमें क्राइटेरियाज होते हैं। और B3 कैटेगरी जो है वो एक समझ लें कि एक नॉर्मल, शुरू में अगर देखा जाए तो नॉर्मल इंसान की तरह होता है, चश्मा लगा के काम कर लिया जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जब विजुअल लॉस होता है, विजुअल इंपेयरमेंट करीब आ रही होती है, तो होता ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके एक ब्लाइंडनेस कैटेगरी में आ रहे होते हैं जो कि B2 और B3 के दरमियान में होती है, फिर वो B2 की तरफ चला जाता है जिसमें उसको कम दिखाई देता है। ठीक है, तो ये काइंड्स ऑफ ब्लाइंडनेस हैं जो कि हम एक नॉर्मल लेमैन को, कॉमन पर्सन को जब वो आते हैं तो हम उनको बता सकते हैं। हुआ ये कि अब जैसे कि मैं कोयटा से बिलोंग करता हूँ, मेरा जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो कोयटा है, तो वहाँ पे इतना कोई समझने के पढ़ाई लिखाई का इतना वो ख़ास नहीं था कुछ उस टाइम पे, और ना ही इतनी अवेयरनेस थी कि RP क्या होता है, रेटिनाइटिस में पिगमेंटोसा क्या होता है। तो जब भी हम डिफरेंट डॉक्टर के पास जाते थे तो वो बस यही बोलते थे कि यार ये ब्लाइंड है। तो उस वक्त मेरे वालिदैन भी यही कहते थे, यार ब्लाइंड तो वो होता है जिसको दिखता नहीं है, लेकिन उसको दिख रहा है, तो ये ब्लाइंड कैसे हो गया। तो उस वजह से मैंने ये चीज़ नोट की कि यार जब मेरे वालिदैन को नहीं पता तो मैक्सिमम वालिदैन को नहीं पता होगा कि ब्लाइंडनेस क्या होती है, क्योंकि ये तो टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी आप लोगों को पता है, सबको पता है, लेकिन एक कॉमन मैन है, ले मैन है, उसको नहीं पता होता। तो उसे हमें ये अवेयरनेस देनी है कि ब्लाइंडनेस इज नॉट ओनली दैट यू कैंट सी एनीथिंग। ये 2017 का सर्वे है, सिर्फ 2017 का सर्वे मैंने क्यों लगाया, इसकी वजह यह है कि 2017 के बाद कोई ऑफिशियल सर्वे नहीं किया गया। सर्वेज हुए, बहुत सारे हुए, गूगल पे बहुत सारे सर्वेज आपको मिलेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन 2017 का जो ये सर्वे है ये ऑफिशियलाइज्ड सर्वे है जिसकी रिपोर्ट जो है वो बाकायदा WHO में भी जमा की गई थी और इसके ऊपर बाकायदा काम भी हुआ था। इसलिए मैंने 2017 की रिसर्च आप लोगों के सामने पेश की कि इसमें अगर हम देखें तो जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है तो कम अज़ कम भी 48 to 49% जो है वो हमें ब्लाइंड परसेंटेज दिखाई दे रही है। सही है, क्योंकि 2 पॉइंट कुछ मिलियन की आबादी है, उसमें से 1 पॉइंट कुछ मिलियन जो है वो हमारे पास ब्लाइंड दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कम अज़ कम भी 47-48% ब्लाइंड हैं। और अगर एक और रिसर्च मैंने यहाँ भी शो नहीं की, अगर उसके साथ देखें तो हमारे पास मैक्सिमम जो एरिया आ रहा है वो RP का आ रहा है। सही है, RP बहुत ज़्यादा एक बढ़ता हुआ इस वक्त रेशो है, क्योंकि मैं खुद ब्लाइंड स्कूल में काम कर रहा था, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो तकरीबन 85 to 87% जो स्टूडेंट्स थे वो सारे RP के पेशेंट्स थे, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हमारे पास यानी कि आते भी थे वो भी RP के आते थे। सही है, बहुत 10 to 15% होते थे जो कॉर्निया के होते थे और डिफरेंट बीमारियों के होते थे, लेकिन जो मैक्सिमम परसेंटेज थी वो RP की थी, क्योंकि RP एक ऐसा वन ऑफ द ऐसा बीमारी है जो अभी तक क्योर नहीं हो पाई। रिसर्चेस चल रही हैं लेकिन अभी तक कोई एक ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं आई कि ऐसा कोई इलाज है या नहीं है या कुछ भी, और उसकी वजूहात भी सामने नहीं आती।
डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ बताते हैं अपनी रिसर्च के तहत, उसे बताते हैं कि भाई इस वजह से बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन हम वो बीमारियां जो है वो जो रिसर्चर्स डॉक्टर्स बता रहे हैं वो हम दूसरे लोगों तक कैसे कन्वे करें ताकि वो आरपी से बचें। ये हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम अवेयरनेस नहीं देते। सही, हमें तो पता है, आप लोगों ने डॉक्टर है, आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों को पता है, लेकिन अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग दूसरों तक ये कन्वे करें कि यार आरपी जो बढ़ रहा है उसकी वजह ये है, तो इस चीज़ से आप लोगों को प्रिकॉट होना है, आपने बचना है, प्रिकॉशंस हैं, क्योर करना है। तो ये कुछ वजूहात हैं। अच्छा, अब रिहेबिलिटेशन के अंदर जो एरियाज हम कवर करते हैं वो होते हैं जी अवेयरनेस, काउंसलिंग, एम्पावरमेंट, एजुकेशनल, वोकेशनल, स्किल डेवलपमेंट। सही है, ये तमाम एरियाज जो है वो कवर करते हैं रिहेबिलिटेशन के अंदर। अच्छा जी, अवेयरनेस क्या समझते हैं कि अगर हम कराची की बात करें तो आप लोग क्या समझते हैं अब तक जो आप लोगों ने देखा सारा, तो कितने ब्लाइंड पर्सन जो है वो एम्पावर्ड हैं, आप लोग क्या समझते हैं? नेग्लिजिबल अमाउंट है। क्यों, वजह? लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकता है। लैक ऑफ अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के लिए क्या करें? उसके लिए सभी हमें कैंप करने होंगे या मतलब स्क्रीनिंग या उसको ज़्यादा कम्युनिटी लेवल पे। अच्छा, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं ब्लाइंड के ऊपर वो भी अवेयरनेस के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी नेग्लिजिबल अमाउंट आ रहा है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम क्यों नहीं हो रहा? कुछ वजह? सर जी ये है कि जिस तरह कुछ पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन या जैसे हो गए उनके बच्चे वगैरह उनको खुद मतलब शो ऑफ नहीं करना चाह रहे। एग्जैक्टली, हम टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे। सही है, हमारा सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, हमारा जो एक बैड इम्पैक्ट है वो ये है कि हम एक टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि हमने किस ऑडियंस को जाके हमने ये अवेयरनेस देनी है। हम ट्रक में खड़े होकर अवेयरनेस देते हैं, पंफलेट्स लगाते हैं, वाउचर्स लगाते हैं, टीवी पे ऐड लगा दिया, लेकिन हमने टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट ही नहीं की है कि जहां हमें इनको अवेयरनेस देनी है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। डिफेंस फेज 7 में 1200 गज का एक बैंगलो था। सही है, वहां हम गए, हमें रिपोर्ट मिली थी, तो हम उस रिपोर्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां गए। तो उस 1200 गज के बैंगलो में एक पेरेंट्स यानी कि रहते थे, उनके 2 बेटे और एक बेटी थी, और उनके घर में नीचे बेसमेंट पे एक तहखाना था, और उस तहखाने पे उन्होंने अपनी बेटी को रस्सियों से बांध के रखा हुआ था। यू नो व्हाई? बिकॉज शी इज ब्लाइंड। सही है, पेरेंट्स से पूछा कि यार ऐसा क्यों? कहते हैं हमारा स्टैंडर्ड खराब होता है। सही है, हम जब पार्टीज में जाते हैं तो हम क्या शो करें कि ये ब्लाइंड है? हमारा स्टैंडर्ड खराब होता है भाई। लैक ऑफ एजुकेशन भी नहीं कह सकते। नहीं, एजुकेशन तो लैक है। एग्जैक्टली, वो डिफेंस फेज 7 में है, स्टैंडर्डाइज्ड पार्टीज हैं, पढ़े लिखे, मास्टर्स, एमफिल्स, पीएचडीज, वो ये काम कर रहे हैं, तो हम देहात के लोगों को क्या कसूरवार ठहराएंगे? सही है, आपको यकीन करें, हमने उनको बोला कि आप इस लड़की को हमें दे दें, हम इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, हम जो हो सकता है करेंगे। उन्होंने मना कर दिया, कहते हैं नहीं, ये फजूल है। आप यकीन करेंगे, हम उनकी बेटी खरीद के उनसे लेके गए थे, अमाउंट में, कैश अमाउंट में। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में आए, बहुत सारे वाक़यात जो हमने देखे, नोट किए कि आखिर लैकिंग है कहाँ पे। हम ये समझते थे कि सिर्फ देहात के लोगों को अवेयरनेस देने से काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो एरिया ही चेंज है। ये तो इंसानियत में कमी लग रही है। एग्जैक्टली, यहाँ तो एरिया ही चेंज है पूरा। सही है, इसी तरीके से अगर हम एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मिल ओनर, ठीक है, मिल ओनर यानी कि ऐसे मिल ओनर के नाज़िमाबाद साइट एरिया में उनकी 2 मिल्स हैं बड़ी। सही है, वो उनके ओनर हैं। वो अपनी बेटी को लेकर आए एडमिशन के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में, बिनाई में, कि इनका एडमिशन कराना है। तो अब उस लड़की को देख के अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है।
तो हमने उनके पेरेंट को बोला कि आप हमसे मतलब हमें इजाज़त दें कि हम उनसे 5-10 मिनट की एक अकेले मुलाकात करना चाहते हैं। कहते हैं हाँ कर लें, ठीक है। हम उनको अकेले कमरे में लेके गए और जब लड़की से बात करना शुरू की, उस लड़की की एज थी 25। वो कहती है सर मेरी ज़िंदगी का ये पहला दिन है कि मुझे सूरज नज़र आया है। आफ्टर 25 ईयर्स ओल्ड वो ये कह रही है कि ज़िंदगी का पहला दिन है कि मुझे सूरज दिखा है कि सूरज क्या होता है, रोशनी कैसी होती है। उसको एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था। सही है। खैर, हम लोग पैसे नहीं लेते थे, कोई ट्यूशन फीस हमारी नहीं होती थी। हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ब्लाइंड को हम पढ़ाते थे, लिखाते थे, वोकेशनल देते थे। तो हमने उनको बोला कि ठीक है कोई इशू नहीं है, हम इनको एडमिशन देते हैं, आप मंथली 2500 रुपीज़ आप इनके ट्यूशन फीस में जमा करा देना। वो खड़े हुए, इसके ऊपर उठाने के लिए पैसा मेरे पास नहीं है, फ्री में पढ़ाना है तो पढ़ाओ वरना मैं लेके जा रहा हूँ। 2500 रुपीज़ एक मिल ओनर के लिए जो कि करोड़ों का कमा रहा है, उसने ये अल्फाज बोले कि इसके ऊपर लगाने के लिए पैसा नहीं है, अगर आपको फ्री में पढ़ाना है तो पढ़ाओ वरना मैं लेके जा रहा हूँ। सिंपल। तो मसला सिर्फ ये है कि हम टारगेट ऑडियंस ढूंढ ही नहीं पा रहे, हम टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि हमें आखिर में अवेयरनेस देनी कहां पे है। अच्छा, अगर हम देखें तो हम ब्लाइंड बहुत एम्पावर कर सकते हैं, हम ब्लाइंड को बहुत सारे चीज़ों के तहत उनको एम्पावरमेंट दे सकते हैं। सही है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो एडेप्टिव इकोनॉमी है। एडेप्टिव इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें दूसरी कम्युनिटीज़ से, दूसरी कंट्रीज से हम बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सही है, वेस्टर्न कल्चर का एक बहुत बड़ा अंसर हमारे अंदर मौजूद है। हमारे अंदर बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ का बहुत सारा कल्चर हमारे अंदर मौजूद है, क्योंकि हम एक एडेप्टिव इकोनॉमी है। हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसानी से जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर हम इसको देखें कि अगर हम जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एज एन एडेप्टिव इकोनॉमी हमें चाहिए कि हम एक्सेसिबिलिटी पे काम करें। सही है। अच्छा, एक्सेसिबिलिटी पे काम क्यों करना है, इसकी एक वजह है। नेल्सन पेंट इंडस्ट्रीज जो है उसने आज तक कभी डिसेबिलिटी पे काम नहीं किया। सही है, कभी डिसेबिलिटी पे काम नहीं किया, यानी कि उनके ओनर्स को पता ही नहीं था कि डिसेबल भी काम कर सकते हैं। आई एम द फर्स्ट वन जो मैं वहां पे गया हूं और मैंने अपने आप को मनवा के वहां पे HR के कोऑर्डिनेटर बन के वहां पे नौकरी हासिल की है और अल्हम्दुलिल्लाह ओनर्स खुश हैं। मैं डायरेक्ट रिपोर्ट करता हूं अपने ओनर्स को, HR मैनेजर को भी छोड़ के मैं डायरेक्ट रिपोर्ट करता हूं अपने ओनर्स को। ठीक है, वजह क्या है? वजह यह है कि हमने कभी इंडस्ट्री के अंदर जाके ये बताया ही नहीं कि ब्लाइंड भी काम कर सकते हैं। सही है, हमने क्या किया, ब्लाइंड को एम्पावर ही नहीं किया, डिप्रेस किया है हमने। एग्जैक्टली सही है। तो आज जब मैं नेल्सन में गया, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पे काम किया, तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि हमारे पास एक ऐसी नेग्लिजिबल कम्युनिटी भी है जिसे हम कहते हैं डेफ एंड डम, वो भी कोई काम नहीं कर पाते इंडस्ट्री में, हालांकि काम करने वाले हैं वो। तो उन्होंने मेरे बलबूते पे कहते हैं ठीक है आप जो कह रहे हो वो करके दिखाओ। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट से रब्ता करके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए वहाँ पे डेफ एंड डम के। सही है। तो वहाँ पे जब MIS उनको मैंने दिया इंटरव्यूज़ कंडक्शन के बाद, तो वो खुद हैरान हो रहे थे यार कि मतलब डेफ भी ये काम कर सकते हैं। सही है। उसके लिए क्या होता है, एक सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग होती है जो कि हम ब्लाइंड के लिए भी देते हैं, डेफ के लिए भी देते हैं। अच्छा, सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग का क्या मकसद होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी की मैं आपको मिसाल दूं, मैं अभी अकेला आया, सही है, गेट से मुझे यहाँ तक ऊपर आना था एंड देयर वाज नो वन। ठीक है, अब गार्ड को ये नहीं पता कि एक ब्लाइंड बंदे को कैसे आपको लेकर आना है ऊपर, या तो वो हाथ पकड़ के लेकर आएगा और या फिर जो है वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, चलो वो तो गार्ड है, एक जेंडर डिफरेंस नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल गार्ड अवेलेबल नहीं है, जेंडर डिफरेंस है, हम हाथ नहीं पकड़ सकते किसी लड़की का, लड़की हमारा हाथ नहीं पकड़ सकती, एक रिलीजियस फैक्टर है। ठीक है, अब क्या करें? अब लड़की या तो किसी को बुलाने के लिए खड़ा रहेगी या फिर वो बोलेगी कि अच्छा आप मेरे पीछे आते रहें, वो बताने बगैर टकरा जाएगा बंदा। सही है। तो उसके लिए एक सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग होती है। सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग में अगर तो फॉर एग्जांपल जेंडर डिफरेंस है तो आप हाथ नहीं टच कर सकते, तो आप उसको बिल्कुल इस तरीके से गाइड करना है जिस तरीके से मैम तामिंदा मुझे गाइड कर रही थी, यहाँ से लेफ्ट ले लें, यहाँ से राइट, ये आपकी चेयर है एंड सिट डाउन। ठीक है, ये होता है क्या, जब आपके पास पेरेंट्स के साथ भी कोई पेशेंट आता है तो पेरेंट को आप बोलें कि आप इसको छोड़ दें, हमारे वॉइस पे ये चलेगा और अपनी जिस जगह बैठना है इसको बैठेगा।
सही है। तो क्या होगा, आपके 2 मिनट देने से उस बच्चे के अंदर ये मोटिवेशन आ जाएगी यार आई कैन डू इट। सही है, सिर्फ 2 मिनट देने से। क्या आप यहाँ उठ के सिर्फ इस मशीन तक आना है, आपके आई चेकअप करनी है। सही है, तो पेरेंट के बजाय आप बोले कि आप बैठे, ये खुद आएगा। आप उसको खड़ा करें, बोले 2 स्टेप्स आगे, 3 स्टेप्स पीछे, 2 स्टेप्स लेफ्ट, आगे बैठेगा वो। सही है, जब बैठेगा तो उसका सिर्फ कुछ भी नहीं होगा, आपकी ये 2 मिनट की एक्टिविटी से उसके अंदर ये मोटिवेशन पैदा हो जाएगी कि यस आई कैन डू इट। जब मैं ये 2 कदम इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली चल गया तो मैं 4 कदम भी चल सकता हूँ। सही है, तो ये क्या है, ये हमारा जिम्मा है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको इतना तो मोटिवेट कर ही सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, हमारे पास पाकिस्तान में तो खैर इतना शऊर नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, तो हम अपने बहरान से आगे नहीं निकल पाते, तो हम दूसरी चीज़ों पे क्या काम करेंगे। बट जो बाहर ममालिक हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे काम कर रही हैं, डिफरेंट NGOs वहाँ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बाकायदा पूरी कम्युनिटीज़ कंस्ट्रक्ट की हुई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं RP की, तो RP कम्युनिटीज़ वहाँ पे पूरी कम्युनिटीज़ कंस्ट्रक्टेड हैं। और वहाँ पे होता है ये कि उस शहर में, उस एरिया में जितने भी RP होते हैं उन सबको वहाँ पे रजिस्टर कराया जाता है। जिस तरीके से हमारा शनाख्ती कार्ड बनता है, इस तरह उनकी एक ID कार्ड बनता है कि आप एक RP हो, RP मेंबर हो, आप RP सोसाइटी के मेंबर हो, ये आपका ID कार्ड है। और उस ID कार्ड से आप पूरे शहर में फ़ायदा उठा सकते हो, शहर से बाहर जाते हो तो भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। और उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस NGO का, उस इंस्टीट्यूट का, उस इदारे का ये ताल्लुक होता है, ये काम होता है कि वो आपको पढ़ाएगा भी, लिखाएगा भी, आपको अवेयरनेस भी देगा और आपकी जॉब भी लगवाएगा। सही है, वो क्या काम करते हैं कि सिर्फ आपको वहाँ पे आपको रजिस्टर कराना है और आपने जो वो टाइम आपको देते हैं उस टाइम पे आप जाएं, वहाँ पे आप अपना टाइम दें, टाइम गुजारें, वहाँ पे आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। इसीलिए वो रिसर्च भी करते हैं, क्योंकि वो सर्वे करते हैं, क्वेश्चंस आंसर्स, कि आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या मुश्किलें हैं, क्या परेशानियाँ हैं। अगर मैं बात करता हूँ अपनी, तो इस दुनिया में चलना एक ब्लाइंड के लिए आसान नहीं है। सही है, ब्लाइंड क्या, किसी भी डिसेबिलिटी के लिए इस दुनिया में चलना आसान नहीं है, क्योंकि एक लफ्ज़ ना बहुत कड़वा लगता है। कैसे, आप किसी टकराओ, अबे अंधा है क्या, सही है ना, तो ये लफ्ज़ बड़ा कड़वा लगता है। सही है, हालांकि कड़वा लगना नहीं चाहिए। क्यों? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ अरे अकलमंद हो क्या, तो कड़वा नहीं लगेगा। क्यों? सही है ना। जब एक हकीकत है कि मैं अंधा हूं तो कड़वा क्यों लगे, क्योंकि हमने इस लफ्ज को दिमाग में कड़वा बिठा लिया है। सही है। अच्छा, मैं ऐसी प्रैक्टिस क्या करता हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता था स्टार्टिंग में, बाहर निकलता था मुझे बुरा लगता था कि यार अंधा मुझे बोला जा रहा है। तो क्या हुआ, जिस चीज़ से आपको उलझन होती है ना, वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। सही है, मैंने अपने आप को अंधा बोलना शुरू कर दिया। बाहर निकलता था, इससे पहले कोई मुझे बोले, मैं बोलता था यार मैं अंधा हूँ, ब्लाइंड नहीं, यार मैं अंधा हूँ। सही है, तो क्या वो अंधा बोलते बोलते इतना एक कानों में इतना वो घुस गया कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अंधा क्या, अच्छा हाँ यार हूँ। सही है, क्या हुआ यार, कोई नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग, हाँ हमें काउंसलिंग करनी है। अच्छा खैर, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, तो टेक्नोलॉजी में हमारे पास बहुत सारी ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि ब्लाइंड यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। इसमें से जिस तरीके से एक कस्टमर केयर सर्विस होती है, जैसे हम के इलेक्ट्रिक फ़ोन करते हैं, या लाइट नहीं आ रही, PTCL फ़ोन करते हैं, नेट नहीं चल रहा, फ़ोन नहीं चल रहा, सही है, डिफरेंट रिसेप्शन पे हम फ़ोन करते हैं। इसी तरीके से एक इदारा है, उसने एक एप्लीकेशन निकाली है, बी माई आइज़। सही है, बी माई आइज़ क्या है, वहाँ वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं, आप कॉल करेंगे डाटा के थ्रू कॉल करेंगे, एक वीडियो जिस तरह व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल होती है, इस तरह वीडियो आपके सामने खुल जाएगी, वहाँ वॉलंटियर बैठा होगा, आप उससे कोई भी काम करवा सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको AC के विंग्स भी ठीक कराने हैं तो आप उसके तरफ करें और बोले यार AC कितने पे है, वो बताएगा भाई AC आपको 25 पे है, यार विंग्स ठीक करा दो, वो आपको बताएगा आप उसको विंग्स ठीक कराओ। इवन के ब्लाइंड जो है वो ड्रेसअप ऐसा ही होते हैं कि वीडियो कॉल की अलमारी की तरफ ले गए, बोला यार अब मुझे तैयार होना है, बताओ कौन सी शर्ट पहननी है, इसके साथ कौन सी पैंट लगेगी, कौन सी टाई लगेगी, कौन से शूज़ हैं। सही है, वो हर काम करते हैं और उनके अंदर ये ट्रेनिंग होती है कि आपको उलझना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, चाहे ब्लाइंड आपको 100 बार सवाल पूछे। सही है, और वो इस चीज़ पे ट्रेंड होते हैं, तो बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं। यहाँ तक कि मैंने ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं जो कि मियाँ बीवी दोनों ब्लाइंड हैं और वो जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरीके से एक गूगल मैप है जो आप लोग यूज़ करते हैं, एक ब्लाइंड के लिए स्पेशली मैप निकाला है, लॉजरीला GPS सिस्टम। अगर आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं कि जहां आप रास्ता भटक गए हैं,
और गूगल मैप जो है वो घुमा घुमा के आपको एक ही जगह पे लाया जा रहा है। वहाँ ब्लाइंड के लिए लॉजरेला जीपीएस उन्होंने निकाला है। उसके अंदर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है, वो ये है, बल्कि दो स्पेशल टेक्नोलॉजी हैं। एक तो ये है कि आप अगर कहीं फंस गए तो आप उसके अंदर ऑप्शन होता है कॉल का, आप कॉल करेंगे, वॉलंटियर कॉल उठा लेगा, वो आपकी लोकेशन को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके साथ रहेगा जब तक कि आप घर नहीं पहुंचते या आप किसी ऐसी जगह नहीं पहुंचते जहाँ से आपको कोई रिक्शा, ऑटो या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि आप सेफ हो जाएं। दूसरा ये है कि अगर आप कहीं बाहर निकले और आपको गोश्त की दुकान पे जाना है, सही है, अब आपको नहीं पता कि गोश्त की दुकान कहाँ है, तो आप उस मैप पे सिलेक्ट कर दें कि भाई मुझे मीट शॉप पे जाना है, तो आपके एरिया में करीब जितनी भी मीट शॉप होंगी ना आपको वो दिखा देगा और आप चलते हुए जाएंगे, वो आपको बता देगा आपके लेफ्ट पे मीट शॉप है, आपके राइट पे गाड़ी है, आपके लेफ्ट पे मिल्क शॉप है, डेयरी शॉप है, सही है, तो आप आराम से वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच गई है कि नाउ ब्लाइंड कैन लिव लाइक एन इंडिपेंडेंट पर्सन, सही है। लेकिन बात फिर भी यहाँ के फंस जाती है कि हम अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे हैं, सही है, हम ब्लाइंड को वैसी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे जैसे वो चाहता है। अगर एक हम देखें एक स्टैंडर्डाइज्ड मोबिलिटी ट्रेनिंग्स होती हैं। मोबिलिटी ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आपको ब्लाइंड को लेके चलना है। आपको पता है ब्लाइंड जो है वो माउंटेन हाइकिंग करते हैं, सही है, कैसे आपको बताऊं कि हमने जब देखा कि एक ब्लाइंड जो है वो माउंटेन हाइकिंग कर रहा है विद अ वॉलंटियर, ठीक है, वॉलंटियर के साथ है और वो दोनों माउंटेन हाइकिंग कर रहे हैं, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया, एक इंक्लूसिव सोसाइटी के तहत एक लिया। हम लोगों ने हिल पार्क बुक कराया, हिल पार्क गए। हिल पार्क की जो इंतज़ामिया थी उसने देखा कि भाई ब्लाइंड और डेफ आए हैं, उन्होंने बोला भाई बंदे मर जाएंगे, क्या हो गया है। हमने कहा आप बॉन्ड ले आओ, हम साइन करने के लिए तैयार हैं, जो भी नुकसान होता है वो हमारे जिम्मा। हमने वो बॉन्ड पे साइन किया, उन्होंने इजाज़त दे दी। उसके बाद आपको पता है कि हिल पार्क की इंतज़ामिया देखने भी नहीं आई। हमने क्या किया, हमने ब्लाइंड के साथ एक डेफ वॉलंटियर को रखा और पूरा माउंटेन चढ़े भी और उतारे भी, हर एक ब्लाइंड के साथ एक डेफ वॉलंटियर, वो माउंटेन चढ़े भी माउंटेन उतरे भी। क्यों? हमने उनको दी मोबिलाइजेशन ट्रेनिंग। अगर आप सीधा राह पे चल रहे हैं तो जो आगे आपका वॉलंटियर है आपने उसके एल्बो से पकड़ना है, यहाँ से, ठीक है, जो ब्लाइंड है वो यहाँ से पकड़ेगा। अब यहाँ से जब पकड़ेगा तो क्या होगा कि जो सामने चलने वाला बंदा है अगर वो कोई सीढ़ी पे जा रहा होगा तो उसका हाथ नीचे हो जाएगा, ब्लाइंड समझ जाएगा कोई स्टेप है, उतर रहा होगा हाथ ऊंचा हो जाएगा, वो समझ जाएगा स्टेप है, सही है। वो जैसे ही वो अपनी मोबिलिटी चेंज करेगा यानी कि टेढ़ा होगा, आड़ा होगा, डायगोनल होगा, इसी तरीके से ब्लाइंड भी उसके साथ साथ चलता रहेगा। तो ना ब्लाइंड कभी टक्कर खा सकता है और आप तो वॉलंटियर हो, आपको तो दिख रहा है, आप तो वैसे टक्कर नहीं खा सकते। ना आपको उसका हाथ पकड़ना है, ना आपको उसको गाइड करना है, खामोशी से चलते रहो, वो भी आपकी खामोशी से चलता रहेगा। नो वन कैन जज कि आप ब्लाइंड को लेके जा रहे हो, सही है। ये ट्रेनिंग हम इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं और इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल भी हैं, जो कि वो लोग भी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट अपने इदारों में मोबिलिटी ट्रेनिंग। अच्छा, एक्सेसिबिलिटी जो है, हमारे पास बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जहाँ पे डिसेबिलिटीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, एक रैंप लगा देते हैं जिसमें जो व्हील चेयर्स होते हैं या फिर जो हैंडीकैप्स होते हैं वो आराम से अपना आना जाना कर लेते हैं, ठीक है, एस्केलेटर्स ऐसे लगा लेते हैं, वो आना जाना कर लेते हैं। बट ब्लाइंडनेस के ऊपर काम नहीं किया जाता, सही है। ब्लाइंड कैसे लिखता पढ़ता है, उसका एक स्पेशलाइज्ड एक सिस्टम होता है, ब्रेल सिस्टम जिसे हम कहते हैं, सही है। ब्रेल सिस्टम जो है वो 6 डॉट्स के ऊपर पूरा बना हुआ होता है, सही है। उसके डिफरेंट, हर अल्फ़ाबेट के डिफरेंट नंबर्स होते हैं, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, सिंधी, अरबी, हर चीज़ में, सही है। तो वो उसके उस नंबर्स को याद करता है, फिर उनकी शेप्स को याद करता है और शेप्स को फिंगर टच के ज़रिए वो पढ़ता भी है और उसकी एक स्लेट होती है उसके तहत वो लिखता भी है, सही है। तो ये क्या है कि वो ब्रेल है। अच्छा, अब अगर मैंने लिफ्ट में जाना है, सही है, मैं किसी होटल में हूँ, किसी मॉल में हूँ, किसी शॉपिंग मॉल में हूँ, अब लिफ्ट लगी हुई है और मुझे 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पे जाना है, सही है, मैं लिफ्ट में चला तो जाऊँगा, बट वहाँ पे मुझे अगर ब्रेल लिखी होगी तो मैं आराम से फिंगर टच करके देख सकता हूँ कि 3rd फ्लोर पे जाने तो मैं बटन दबा दिया, 2nd फ्लोर पे जाने तो मैंने बटन दबा दिया, सही है। बट अगर ब्रेल नहीं लिखी होगी तो मैं तो वहाँ पे बिल्कुल डिपेंडेंट हो गया, सही है, क्योंकि मेरी एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे। इसी तरीके से एक डिफेंस फेज़ 8 में एक कर्नल साहब हैं, उन्होंने एक विजुअली इम्पेयर्ड पार्क खोला है, VIP, सही है, उन्होंने स्पेशली खोला है विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए।
उन्होंने वहाँ पे एक टेक्टाइल लगाया। टेक्टाइल रेड कलर की एक टाइल होती है जिसपे जब हम वाइट के अंदर हमारी वाइट स्टिक होती है, ब्लाइंड जो लेके चलते हैं, यूज़ करते हैं, वो जब वाइट स्टिक उस टेक्टाइल के ऊपर हिट करती है तो एक हल्की सी साउंड पैदा करती है, टक टक की एक साउंड पैदा करती है। तो जब तक आप उस टेक्टाइल पे चलते रहोगे तो आप पूरे पार्क का चक्कर मार लोगे लेकिन आप टक्कर नहीं खा सकते। सही है। इसी तरीके से उन्होंने डिफरेंट कॉर्नर्स पे उन्होंने बड़े बड़े पोल खड़े किए और उस पोल के ऊपर उन्होंने बड़े बड़े जो है रिंग्स खड़े किए, जो घंटे होते हैं वो लगाए। वो क्या होता है कि वो हल्की से टच पे भी जो है वो बजना शुरू हो जाता है, यानी कि बाउंड्री आ गई है, दूर हो जाओ। सही है। इसी तरीके से उन्होंने वहाँ पे ब्लाइंड के खेलने के लिए उन्होंने फुटबॉल ग्राउंड बनाया, इसके चारों तरफ जो है उन्होंने जाली लगाई ताकि फुटबॉल जो खेलें तो भी वो जो बॉल है वो ग्राउंड से बाहर ना जा सके। सही है। अच्छा, ब्लाइंड जो है वो डिफरेंट गेम्स होते हैं ब्लाइंड्स के भी, क्रिकेट भी होता है, फुटबॉल भी होता है, गोल बॉल भी होता है, डिफरेंट गेम्स होते हैं। इसी तरीके से पढ़ाई हम जो जब देखें तो ब्लाइंड जो है ना, वो आपको बताऊं एक नॉर्मल बोर्ड से पढ़ता है जिस बोर्ड से हम लोग पढ़ते हैं। सही है। जिस मैट्रिक बोर्ड से आप लोगों ने बोर्ड किया उसी मैट्रिक बोर्ड में पेपर ब्लाइंड के भी चेक होते हैं, वही सेम कोर्स पढ़ते हैं, वही सेम किताबें पढ़ते हैं जो आप लोग पढ़ते हैं, वही ब्लाइंड पढ़ता है। इंटर में भी यूनिवर्सिटी में भी सेम कोर्स पढ़ाया जाता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। उनके पेपर्स भी उसी लेवल पे चेक किए जाते हैं जिस लेवल पे आपके पेपर चेक किए जाते हैं, क्योंकि एक चेकर होता है उसके ऊपर लिखा नहीं होता कि ये ब्लाइंड का पेपर है, वो एक सिर्फ नाम होता है, रोल नंबर होता है एंड दैट्स इट। सही है। तो वो उसी क्राइटेरिया पे चेक होते हैं जिस क्राइटेरिया पे आप लोग के पेपर चेक होते हैं, उनके भी चेक होते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस सिर्फ उनकी उस पर आता है कि वो ब्रेल के थ्रू पढ़ते हैं, आप लोग नॉर्मल के थ्रू पढ़ते हैं, बस। सही है। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ब्लाइंड भी उतने ही समझें कि आप लोग कितना लिटरेट होते हैं, जिस तरह आप लोग लिटरेट होते हैं उतने ही ब्लाइंड लिटरेट होते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि ब्लाइंड को जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो क्वालिटी नहीं दिया जाता, जिसकी बिना पे वो थोड़े से पीछे हो जाते हैं। अगर ब्लाइंड चाहे तो कर सब कुछ सकता है, लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड को नहीं प्रोवाइड किया जाता, जिसकी बिना पे जो है वो थोड़ा सा बेचारे कम लिटरेट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इस वक्त जो बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन है वो टोटली ब्लाइंड चला रहे हैं। सही है। टोटली ब्लाइंड है, वो उसके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खड़ा किया। वो की इलेक्ट्रिक सुपरवाइज़र भी हैं और पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पिज्ज़ा हट के कॉल सेंटर्स हैं। ठीक है। पिज्ज़ा हट में आप लोग ऑर्डर करते हैं पिज्ज़ा के लिए तो आपको नहीं पता चलता कि पीछे ब्लाइंड है या पीछे एक नॉर्मल साइड पर्सन बैठा हुआ है। सही है। इस तरीके से के इलेक्ट्रिक कॉल सेंटर में मैंने खुद भी काम किया है 6 मंथ्स एज ए कॉल सेंटर एजेंट। सही है। तो किसी को नहीं पता चलता कि हम ब्लाइंड हैं या नॉर्मल साइड पर्सन है और हमको डील कर रहे होते हैं विद द सेम स्पीड जैसे एक नॉर्मल साइड पर्सन करता है। क्यों? हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू जो है वो स्क्रीन पे जो लिखी हुई चीज़ होती है वो रीड करके सुनाता है। इसी तरीके से हम मोबाइल भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप भी यूज़ करते हैं। सही है। और हर वो काम करते हैं जो एक नॉर्मल साइड पर्सन करता है। ठीक है। अच्छा, मेरी एक प्रैक्टिस रहती है कि मैं जब भी आता हूँ तो मैं एक प्रैक्टिस कराता हूँ सॉट एनालिसिस की। ठीक है। सॉट एनालिसिस क्या चीज़ होती है? अच्छा, यहाँ पे तो खैर पहले बात खत्म करते हैं। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ब्लाइंड जो है वो इस टाइम पे बहुत सारी फील्ड्स में काम कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, पोट्री मेकिंग पे काम कर रहा है। सही है। डिफरेंट जो समझ लें आप स्टिचिंग जो होते हैं, कपड़ों को स्टिच करना। सही है। उनकी डिफरेंट नीडल्स आती हैं, जो आपकी सुई होती है सीने वाली। सही है। और इसी तरीके से ब्लाइंड की भी एक स्पेशल नीडल आती है, वो उसके थ्रू वो सीते हैं कपड़े को, डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं। सही है। वो सारे काम कर रहे होते हैं। कॉल सेंटर एजेंट्स होते हैं। जब मैं जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का सर्टिफाइड कॉल सेंटर एजेंट हूँ, नेफ्टेक से मैंने कोर्स किया था पूरा। सही है। तो मौके बहुत हैं, सिर्फ कमी जो है वो हमारे अवेयरनेस की है कि हम एक नॉर्मल साइड पर्सन जो है वो ब्लाइंड पर्सन को अगर अवेयर कर देगा तो ही कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इन हिज लाइफ। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं जब भी आता हूँ, जैसे अभी एक ऑडियंस चेंज हो गई मेरी, तो मैं इस ऑडियंस के साथ हमेशा एक एक्टिविटी करता हूँ सॉट एनालिसिस की। ठीक है। सॉट एनालिसिस क्या चीज़ होती है आप लोगों को पता है? अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। कभी हमने अपना सॉट एनालिसिस किया है या कभी सुना है कि यार एक इंडिविजुअल भी अपना सॉट एनालिसिस कर सकता है?
सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस का ही होता है? सर किया है? सब ने किया है? नहीं किया? More or less, सबने किया होगा। चाहें आप 5 मिनट्स लें और अपना शॉर्ट एनालिसिस करें, अपनी स्ट्रेंथ सोचें, अपनी वीकनेस सोचें, अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपनी थ्रेट्स। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, स्ट्रेंथ कभी भी हमारी ताकत नहीं होती। हाँ, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ क्या चीज़ होती है? स्ट्रेंथ हमेशा वो चीज़ होती है जो कि आपको दूसरों के लिए वीकनेस प्रोवाइड करे। सही है, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक गुस्से वाला बंदा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, सही है, तो मैं इसको अपनी वीकनेस से हटा के इसको अपनी स्ट्रेंथ पे यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे गुस्से से दूसरे के लिए जो है वो थ्रेट है। सही है। अच्छा सॉरी। तो स्ट्रेंथ क्या हुआ? स्ट्रेंथ वो चीज़ हुई कि जो दूसरों के लिए वीकनेस हो वो हमारी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, और जो दूसरों की वीकनेस होती है वो हमारी ऑब्वियसली स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर हम अपनी वीकनेस की बात करें, वीकनेस क्या हुई? मेरी स्ट्रेंथ आपके लिए वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ मेरे लिए वीकनेस। ठीक है, तो जब भी हम अपने आप का जायज़ा लेते हैं ना, हमें अपने आप का जायज़ा लेना होता है, तो हम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देखते, हम अपनी वीकनेस को देखते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी वीकनेस को देखेंगे तो हमें सामने वाले की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा होगा, और जब हमें सामने वाले की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा होगा तो हम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अटैक का यानी कि हम उसके साथ बात कर सकते हैं। सही है। इसी तरीके से अगर देखें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट, जो मेरा थ्रेट है ना वो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी है। सही है। अगर मैं फ्यूचर से डर रहा हूँ ना कि भाई मुझे खौफ है फ्यूचर का, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। सही है। इसी तरीके से जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है वो आपका थ्रेट है। तो शॉर्ट एनालिसिस जब हम करते हैं किसी भी अपना इंडिविजुअल पर्सन का, तो उसमें होता ये है कि हम अपनी वीकनेस और अपना थ्रेट इसके ऊपर काम करते हैं, तो हमें सामने वाले की स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ का अंदाज़ा ऑटोमेटिकली हो जाता है। सही है। तो दिस इज़ द लास्ट थिंग। कोई फीडबैक, कोई सवाल, कुछ भी आप लोग पूछ सकते हैं। सर आपने बोला कि ग्रेड सिस्टम से आप लोग मतलब रीड कर पाते हैं, तो सर आप लोग लिखते किस तरह हैं फिर? अच्छा, हमारी ना एक ब्रेल स्लेट होती है, ठीक है, एक मिनट रुकेगा, एक ब्रेल स्लेट होती है, सही है, उसके अंदर ना डिफरेंट डॉट्स बने हुए होते हैं। अब हमारे पास होती है एक मोटी सी नीडल, हमारा पेपर होता है एक नॉर्मल, जिस तरीके से एक गत्ते का पेपर होता है ना, उस तरह का पेपर होता है। हम वो ब्रेल स्लेट के अंदर पेपर फिट करते हैं और उस नीडल से हम उस डॉट के थ्रू जो है वो होल करते हैं। उसके बाद पेपर उल्टा करके फिर हम फिंगर आगे पढ़ते हैं। थैंक यू सर, ये बहुत थैंक यू।